हरिपुर गांव में माधो नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ छोटे से घर में रहता था। माधो गांव के अमीर किसानों के खेत में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। आज जब माधो खेत से घर वापस आता है तब आज कुछ पैसे मिले। घर का राशन सिर्फ 2 दिन का ही बचा है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। अब सेठ धनीराम के दोनों चेले रात दिन माधो के घर के बाहर इंतजार करने लगते हैं। वो माधो के हर काम पर नजर रखने लगे थे। तभी एक रात अगली सुबह माधो गांव में कई अमीर किसानों के पास काम मांगने जाता है, लेकिन उसे एक भी जगह से कोई काम नहीं मिलता, जिस वजह से माधो दास अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ, आज तो आप जल्दी आ गए, काम मिला या नहीं? नहीं, काम नहीं मिला। सबने यही बोला कि अभी तो फसल कटाई का समय है, जब खेत जोतने की बारी आएगी तब मुझे बुलाएंगे। अब तो बस कल भर का ही राशन बचा हुआ है। अब सब भगवान के ऊपर है, वही हमारी मदद कर सकता है। अगले दिन माधो अपने बेटे के साथ खाना खा रहा था। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, कोई है? घर में कोई है? बेटा भूख लगी है, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। क्या हुआ बाबा, सुबह सुबह मुझ जैसे गरीब के घर कैसे आना हुआ? बेटा कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं, मेरी मदद कर दो, खाने के लिए कुछ दे दो बेटा। पर बाबा हमारे पास तो अब खुद के खाने के भी अनाज नहीं है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, आप रुकिए बाबा, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है। घर से कोई साधु खाली हाथ वापस जाए ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ बाबा के लिए खाना ले आओ। मधु साधु के लिए खाना लेकर आती है। साधु घर के बाहर ही बने चबूतरे पर बैठकर खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद खाना समाप्त होते ही, बेटा तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया है, भूखे को खिलाया, इसके लिए तुम्हें उपहार मिलना चाहिए। मेरे पास कुछ बड़ा तो नहीं, पर ये छोटी सी अंगूठी है। बेटा ये एक जादुई अंगूठी है, इसको हमेशा अपने पास ही रखना, पर हाँ रात के समय इसे अपने उंगलियों में मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है, इतनी शक्ति तुम्हारी उंगलियां सहन नहीं कर पाएंगी। ठीक है बाबा, हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो बाबा ने हमें इतना बड़ा उपहार दिया है। ये सिर्फ आज का फल नहीं है, इतने समय से ईमानदारी के साथ काम करते रहना और किसी का भी बुरा ना चाहना, ये सब उन सब का फल है। आपने तो सुना ही होगा ना कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, भले ही कितनी भी देरी से हो। अब तुम क्या खाओगी? तुमने अपना सारा खाना तो बाबा को दे दिया। क्यों ना हम इस अंगूठी से खाना मांग के देखते हैं कि ये सच में हमारी मदद भी करेगी या नहीं। हे अंगूठी, हमें खाने के लिए चावल दाल दे दो, हमारे घर का सारा अनाज खत्म हो गया है। माधो के बोलते ही चावल दाल से भरी थाली उसके सामने प्रकट हो जाती है। आप भी क्या करते हैं, मांगना ही था तो पूरी सब्जी मांग लेते, इतने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। हे अंगूठी, हमें पूरी सब्जी दे दो। इस बार भी माधो के बोलते ही पूरी सब्जी प्रकट हो जाती है। माधव और उसका परिवार पूरे दिन पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन गांव में हर साल की तरह इस साल आज के दिन भी मेला लगा हुआ था। पापा आज गांव में मेला लगा हुआ है, आज मुझे खिलौना दिला दो ना। हाँ बेटे, आज तुझे जरूर मैं खिलौना दिलाऊंगा। मम्मी को बाहर बुला कर ले आओ, हम लोग अभी मेले में सामान लेने जाएंगे। माधव, उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों मेले में जाने से पहले अंगूठी से पैसे मांगते हैं। फिर उसके बाद मेले में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर माधव अपने बेटे को खिलौने और मधु को साड़ी दिलवाता है। माधव को इतने पैसे खर्च करता हुआ देख धनीराम सेठ के दोनों चेले देख लेते हैं। अरे ये तो माधव है ना, परसों ये सेठ जी से काम मांगने आया था कि मालिक काम दे दीजिए, पैसे नहीं है। आज इसके पास पैसे कहाँ से आ गए? एक दिन में ही ये इतना अमीर कैसे हो गया? ये तो मजे से सामान खरीद रहा है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। आओ इसी से पता करते हैं।
क्या हरिया भाई, आज तो बहुत सारा सामान खरीद लिया। परसों ही तो तुम पैसे ना होने के कारण सेठ से काम मांगने आए थे, और आज इतना सब कुछ कैसे? माधव अंगूठी की बात छुपाते हुए कहता है। हाँ भाई, मुझे नया काम मिल गया है। वहाँ से पैसे मिले थे तो सोचा घर के लिए कुछ सामान ले लूं। अच्छा चलो ठीक है। माधव अपने परिवार के साथ घर आ जाता है। अब धीरे धीरे माधव अंगूठी से पैसे मांगकर लोगों के उधार चुकाने के साथ साथ अपनी सारी जरूरतें भी पूरी कर लेता है। कुछ समय बाद माधव पैसे इकट्ठा कर एक दुकान खोलता है जिसमें वो साड़ी बेचा करता था। मालिक, माधव ने दुकान खोली है जिसमें कि वो साड़ी बेचता है, और सुना ये भी है कि उसकी दुकान काफी अच्छी चल रही है। लेकिन उस माधव के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो तो कुछ समय पहले पूरे गांव में अपनी गरीबी का रोना रोया करता था। इतनी जल्दी उसकी किस्मत कैसे बदल गई? कोई लॉटरी लगी है क्या? सेठ, सुना तो ये भी है कि अब वो लोगों को उधार देने लग गया है, वो भी बिना ब्याज के। उससे पैसे लेकर गांव के कई और लोगों ने भी दुकान खोल ली है। पैसे हो तो इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, ना कि लुटेरे की तरह जो मन में आए ब्याज ले लो। क्या कहा? कहीं ये इशारा मेरी तरफ तो नहीं था? नहीं नहीं सेठ, मैं तो किसी और के बारे में बात कर रहा था। अगर सबके पास पैसे हो गए तो मुझसे उधार कौन लेगा? अगर कोई गरीब ही नहीं रहा तो सिर्फ अकेला मैं ही अमीर कैसे बचूंगा? तुम लोग पता करो कि ये माधव के पास इतना पैसा आया कहाँ से। अब सेठ धनीराम के दोनों चेले रात दिन माधव के घर के बाहर इंतजार करने लगते हैं। वो माधव के हर काम पर नजर रखने लगे थे। तभी एक रात, अब सोने से पहले ये अंगूठी निकाल देता हूँ। सुनो, मुझे एक बात बतानी है। क्यों ना अब हम ये अंगूठी का इस्तेमाल छोड़ दे। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, पैसे की कोई कमी भी नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये अंगूठी किसी गरीब और जरूरतमंद इंसान को दे देता हूँ जो मेरी तरह ही ईमानदार भी हो। हाँ ये सही रहेगा, लेकिन मुझे एक नई साड़ी की जरूरत है। मेरे पास लाल रंग की साड़ी नहीं है। आप वो मांग लो अंगूठी से, उसके बाद इसको दे देना किसी गरीब को। तुम साड़ी तो दुकान से भी ले सकती हो ना, वहाँ कितनी सारी नई नई साड़ियाँ हैं। नहीं, मुझे इस अंगूठी से ही साड़ी चाहिए। दुकान की साड़ी मुझे पसंद नहीं आती। आखिरकार माधव अंगूठी से साड़ी मांगकर मधु को दे देता है। ये सब चमत्कार होता हुआ देख धनीराम के दोनों चेले हैरान रह जाते हैं। ये क्या था? तुमने देखा एक अंगूठी ने कैसे मांगने भर से एक साड़ी दिया? यानी इससे कुछ भी मांगो ये दे सकता है। अब समझ आया कि माधव की हालत इतनी अच्छी कैसे हुई है। धनीराम के दोनों चेले अगली सुबह अपने सेठ को पिछली रात की सारी बातें बता देते हैं। अच्छा तो ये कहानी है। आज रात हम तीनों मिलकर उसके घर से ये अंगूठी चुरा लेंगे, फिर तो अंगूठी से पैसे मांग मांग कर मैं और अमीर हो जाऊंगा। रात के समय सेठ और उसके चेले माधव के घर के पीछे पहुंच जाते हैं। अंगूठी खिड़की के पास ही रखी हुई थी जिसमें से चमकदार रोशनी आ रही थी। ये तो इतना चमकदार है, ये पक्का ही मेरी जिंदगी बदल सकता है। जल्दी से इसे उठा यहाँ से गायब हो जाता हूँ। ऐ अंगूठी, मुझे बहुत सारे सोने दे दो। जैसे ही धनीराम अंगूठी को सोना देने के लिए बोलता है, वैसे ही उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं। अरे ये क्या है? मेरे हाथ में जलन क्यों होने लग गई? अरे बाप रे, लालच नहीं करता तो ये हालत नहीं होती। धनीराम अंगूठी झटक कर फेंक देता है। अच्छा है हमने ये अंगूठी नहीं पहनी। सेठ को इस हालत में देख मन खुश हो गया। अगली सुबह ही सेठ धनीराम माधव के घर पहुंच जाता है और अंगूठी देते हुए उससे कहता है, माधव मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में ये अंगूठी चुरा ली थी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन सभी लालचियों की तरह मुझे भी लगा कि जितने पैसे मेरे पास हैं वो कम हैं, लेकिन इस लालच ने मेरी ये हालत कर दी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सेठ जी। मधु, अब वक्त आ गया है कि हम ये अंगूठी किसी गरीब को दे दे। हमारी सारी जरूरतें अब मेहनत करने से पूरी हो जाएंगी। कोई है बेटा? घर में कोई है? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ बेटा। माधव बूढ़े आदमी को लाचार और गरीब समझकर उसे अंगूठी दे देता है। बूढ़ा व्यक्ति भी अंगूठी लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि साधु ही था। माधव का जीवन अब सुधर चुका था। वो अब अपने काम में और कड़ी मेहनत करने लगा।
मुरली की रसोई। यहाँ मुरली देसी घी में बने आलू के पराठे बेचा करता था। कुछ समय पहले तक मुरली के ठेले पर काफी भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब पूरे दिन भर मुश्किल से 1-2 लोग ही उसके यहाँ आलू के पराठे खाने आते थे। आज सुबह से ही दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक मुरली के यहाँ आलू पराठा खाने नहीं आया था। मुरली उदास आसमान की तरफ देखे जा रहा था। अभी बारिश का मौसम चल रहा है। मुझे लगा कि इस मौसम में तो लोग गर्मा गर्म पराठे खाने आएंगे ही। बरसात में कमाई 2 गुनी होने की उम्मीद थी, लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि मैं जब भी अपने बारे में कुछ अच्छा सोचूं, होता उसका उल्टा ही है। जिस मौसम कमाई छप्पर फाड़ होनी चाहिए थी, उस मौसम में मैं कर्जे के नीचे डूबता जा रहा हूँ। अरे आइए आइए, गर्मा गर्म शुद्ध देसी घी में बने आलू के पराठे कितने दूं आप दोनों को? मुरली भाई, आपके आलू के पराठे की तारीफ तो काफ़ी सुनी है हम लोगों ने। सुना है कि आपके मसाले सबसे अलग हैं। जी भैया, इस पराठे के मसाले मेरी माँ और बीवी मिलकर बनाते हैं, और जब माँ और बीवी के हाथों का स्वाद मिल जाए तो पराठे अपना कमाल तो दिखाएंगे ही। ठीक है, तो आप सबसे पहले 2-2 आलू के पराठे लगा दो। एक बार स्वाद चक्कर देख लिया जाए, अगर अच्छे लगे तो घर के लिए भी पैक करवा कर ले जाऊंगा। मुरली जैसे ही आलू के पराठे गरम करने लगा, वैसे ही अचानक से मौसम बदलकर काले घने बादल छा गए। हवाएं तेज हो गई और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अभी तो सुबह से केवल ये 2 ग्राहक आए हैं और अब बारिश भी होने लग गई। कैसी किस्मत पाई है मैंने। भैया एक काम करो, आप रहने ही दो। ऐसी तेज बारिश में पराठे कैसे खाएंगे हम लोग? यहाँ तो छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं है। माफ करना, अगली बार आपके यहाँ जरूर आएंगे। इसी बीच राजू ढाबे वाला मुरली के दोनों ग्राहकों को अपने यहाँ बुला लेता है। अरे भाई साहब, यहाँ आ जाइए। इतने बड़े ढाबे में तो जगह ही जगह है, पानी का भी कोई खतरा नहीं। ऊपर से यहाँ आपको पराठे के साथ गर्मा गर्म चाय भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। राजू की बात सुनते ही दोनों लोग उसके ढाबे पर चले जाते हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? आए हुए ग्राहक वापस चले गए। ये राजू भाई इतना बड़ा ढाबा चलाते हैं, लेकिन इनको मुझ जैसे छोटे ठेले वाले पर दया भी नहीं आती। हर बार ये मेरे ग्राहक को अपने यहाँ बुला लेते हैं। बारिश के कारण कई ठेले वाले अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं, लेकिन मुरली अपनी जगह ही मुंह लटकाए खड़ा रहता है कि तभी अरे भाई, कब तक ऐसे मुंह लटकाए खड़े रहोगे? ऐसी बारिश में कोई नहीं आने वाला। मैं भी घर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चल लो। तुम्हारी किस्मत तो आज भी खराब निकली समझो। नहीं मोती भाई, अब इससे बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ। मैं इस बारिश के डर से अपना काम छोड़कर नहीं जाने वाला। कुछ भी हो जाए, मैं अपना सामान बेच कर ही जाऊंगा। एक तरफ लगातार बारिश तेज होने लगी, दूसरी तरफ मुरली अभी भी ग्राहक के इंतजार में ठेला लेकर खड़ा था। तभी एक गरीब बूढ़ा आदमी उसके ठेले के पास आकर मुरली से कहता है, बेटा कुछ खाने को दे दो। इतनी बारिश में सब चले गए, एक तुम ही दिख रहे हो। मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ दोगे तो मदद हो जाएगी। बाबा, एक तो वैसे ही सुबह से कोई नहीं आया, और ऊपर से आप फ्री का खाना खाने आ गए हो। बेटा ऐसे मत बोलो, भूखे को खिलाने से पुण्य मिलता है। क्या करूँ मैं पुण्य लेकर? मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, भले ही मैं कितनी भी मदद कर दूँ। कुछ सोचने के बाद मुरली बूढ़े से कहता है, ठीक है बाबा, मैं देता हूँ आपको पराठे। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया, और आया तो बारिश ने सब चौपट कर दिया। उसी गुस्से में मैंने आपको बुरा भला बोला, उसके लिए माफ़ करना। मुरली बूढ़े को आलू के गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए दे देता है। चलो, सुबह से मैं उदास था, लेकिन अब जाके मन को तसल्ली मिली। मैं तो अपने आप को बदकिस्मत समझ रहा था, लेकिन बाबा की हालत देखकर समझ आया कि लोग कैसी बुरी हालत में भी अपना जीवन जीते हैं। बाबा और पराठे चाहिए तो बताना। नहीं बेटा, इतना काफ़ी है। बूढ़ा हो गया हूँ, ज़्यादा खा भी नहीं पाता। चलो, आज मैं अब चैन से घर जा सकता हूँ। मुरली पराठे का ठेला ले अपने घर चल देता है। घर पहुँचने पर इतनी बारिश के बाद भी आप देर से कैसे आए? पहले बारिश के दिन तो जल्दी काम खत्म करके आ जाते थे। आज तो एक भी ग्राहक पराठे खाने नहीं आया। एक आया था, वो भी तेज बारिश के कारण राजू भाई के ढाबे पर उनके बुलाने के बाद चला गया। हाँ, बाद में एक गरीब बूढ़े बाबा आए थे,
उनको मैंने कुछ पराठे फ्री में ही खिला दिए। ठीक ही किया आपने, गरीब को खिलाने से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता है। पर बेटा, तू तो शुद्ध देसी घी में पराठे बनाता है, फिर भी लोग तेरे पास नहीं आ रहे। चल जाने दे बेटा, हार मत मानना, तू ईमानदारी से काम करता रहे, एक ना एक दिन इसका फल जरूर अच्छा मिलेगा। बस कभी कोई गरीब आ जाए तो उसे खाना खिलाने से मना मत करना। हाँ माँ, तुम लोगों की बातें सुनकर ही मुझे काम करने का और हौसला मिल जाता है। अगले दिन पूरा आसमान साफ था और अच्छी धूप खिल रही थी। ये देखकर मुरली पराठे का ठेला ले बाजार की तरफ चल देता है। देखो, आज तो मौसम भी साफ है, कम से कम आज मेरी किस्मत काम कर जाए तो मजा आ जाएगा। आज सुबह से ही धीरे धीरे कुछ लोग मुरली के पास पराठे खाने आने लगे। इधर राजू का ढाबा बिल्कुल खाली पड़ा था, जिसे देखकर राजू गुस्से में अपने चेले से कहता है, अरे आज इसकी किस्मत देखो, सारे ग्राहक जब इसके यहाँ खा लेंगे तो मेरे यहाँ कौन आएगा। बारिश होती तो भीगने से बचने के लिए लोग यहाँ आ भी जाते। आज तो मौसम भी साफ है। सुनो, मेरे पास एक उपाय है। अब इसको हमेशा के लिए यहाँ से भगाने का समय आ गया है। तुम कुछ पैसे मुझसे ले जाओ और किसी को पकड़कर उससे मेरा काम करवा दो। उसके बाद इस मुरली की यहाँ से छुट्टी। राजू अपने नौकर को पैसे देता है और उसे आगे की सारी प्लानिंग बता देता है कि मुरली के साथ क्या करना है। कुछ देर बाद एक आदमी राजू के नौकर के कहे अनुसार मुरली के ठेले पर आलू पराठा खाने आता है। मुरली भाई, एक प्लेट पराठे देना, बहुत तारीफ सुनी है आपकी, आज जरा सा खा कर देख लूं कि सच्चाई क्या है। मुरली इस आदमी को पराठे दे देता है। पराठे खाना शुरू करने की कुछ ही देर बाद वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे, इसके आलू तो सड़े हुए हैं, एकदम बदबूदार पराठे हैं, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। फू। भैया, मैं आपको दूसरा पराठा दे देता हूँ, आप ऐसे मत चिल्लाओ, नहीं तो मेरे यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आएंगे। आज इतने दिनों बाद तो ग्राहक आना शुरू हुए हैं। इस आदमी ने राजू का काम कर दिया था। मुरली की बदनामी कर वो अब वहाँ से चलता बना। हे भगवान, बस अब तो हो गया, ये मेरा यहाँ आखिरी दिन था, मैं हार मान गया। ईमानदारी की जिंदगी मैं नहीं जी पाऊंगा अब। आज तक मैंने कभी सड़े आलू का इस्तेमाल नहीं किया, आज न जाने कैसे पराठे में सड़े आलू आ गए। बदनामी से अच्छा है मैं ये काम छोड़ दूं। भगवान भी चाहते हैं कि मेरा ये काम सफल ही ना हो। अरे क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? नहीं साहब, कुछ नहीं, बस मेरा समय खराब चल रहा है। आप बताइए, मेरे जैसे गरीब के ठेले पर आप कैसे? सुना है कि तुम्हारे पराठे बहुत अच्छे होते हैं, देसी घी में बनाते हो तुम पराठे। मैं इधर ही पास वाले बाजार में आया था, काफी भूख लग गई तो सोचा तुम्हारे पराठे का स्वाद एक बार ले ही लिया जाए। सूट बूट वाले इंसान को मुरली के ठेले पर देख राजू हैरान हो जाता है। अरे अभी मैंने इस मुरली की बदनामी करवाई थी, लेकिन इतनी जल्दी इसके पास ये अमीर ग्राहक कैसे? राजू उस आदमी के पास जाता है। साहब, कहाँ आप यहाँ खुले में खाना खाने आए हैं? आइए मेरे ढाबे पर चलिए। मेरे यहाँ पराठे इतने स्वादिष्ट हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और इसके यहाँ तो अभी अभी सड़े आलू का पराठा निकला है। चलिए। राजू भाई, अब बहुत हुआ, आपने बार बार मेरे ग्राहक को उकसाया है। पहले भी कई बार लोग मेरे यहाँ खाने आते थे और आपने उनको किसी बहाने से अपने यहाँ बुला लिया। ये सब बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपके ग्राहक को उकसाने लग जाऊं तब? भैया, आप तो पराठे लगा दो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो आपके यहाँ कहीं पराठे खाने आया था और यहीं का खा कर जाऊंगा। राजू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर ये आदमी अपना खाना निपटाने के बाद जैसे ही पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि वो पैसे लाना तो भूल ही गया था। अरे भैया, मैं तो पैसे लाना ही भूल गया। अगर मैं कल आकर आपको पैसे दे दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, अब आज फिर से एक उधारी है। कुछ सोचने के बाद मुरली कहता है, कोई बात नहीं साहब, आप पैसे कल दे देना। अगले दिन सूट बूट वाला आदमी वापस आता है और मुरली को कल की उधारी का पैसा देते हुए कहता है, मुरली भाई, ये लीजिए पराठे का पैसा। मेरा इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मैंने उन्हें कभी एक पैसा माफ करते नहीं देखा, लेकिन आपने एक अनजान इंसान पर भरोसा करके खाना उधारी में खिला दिया।
आपकी इस ईमानदारी के लिए मैं जितनी मदद करूं उतना कम है। क्या आप मेरे लिए यही काम करोगे? मैं समझा नहीं साहब। दरअसल मेरा भी एक ढाबा है, पर वहाँ का खाना अच्छा नहीं है। मैंने आपके पराठे की बहुत तारीफ सुनी थी, तो मैं स्वाद लेने आ गया, और इस बहाने मुझे पता भी चल गया कि आप कितना अच्छा आलू का पराठा बनाते हो। मैं एक अच्छे पराठे बनाने वाले को खोज भी रहा था। वहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों न मैं ये काम आपसे ही करा लूं। आप जैसा ईमानदार आदमी मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। अगर आप मेरे ढाबे पर काम कर सको तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। आप यहाँ जितना कमाते हो मैं उसका 3 गुना देने के लिए तैयार हूँ। घर जाकर मुरली अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताता है। देख बेटा, ईमानदारी से काम करने का फल मिला ना। अब बस आगे भी इसी तरह काम करते रहो। सही इंसान तुम्हें अपने आप समझ जाएगा कि तुम कितने ईमानदार हो। मुरली के ढाबे का काम सही चलने लगा, लेकिन दूसरी तरफ राजू के ढाबे पर अब तो कोई ग्राहक आता ही नहीं था। अब तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। पहले पूरे दिन में 1 या 2 लोग आ भी जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ का खाना तो सिर्फ मक्खियाँ खा रही हैं। सेठ, हमने हमेशा मुरली को नीचा दिखाने में मेहनत लगाई। अगर उसकी जगह हम अपने खाने को अच्छा, साफ सुथरा और स्वादिष्ट बनाने पर ध्यान देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरे को नीचा गिराने के बजाय अपने आप को ऊपर उठाने पर हमें मेहनत करनी चाहिए थी। राजू सारी बातें समझने के बाद अपनी गलती मान मुरली से माफी मांग लेता है और अब से वो अच्छा खाना बनाने पर ध्यान देने लगता है।